नमस्कार साथियों, राज अमेजिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि मैं आप लोगों के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित जो है नई नई ट्रिक्स लेके आता हूं और आता रहूंगा। और आज भी एक मजेदार ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों के सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। लेकिन साथियों, ये ट्रिक्स देखने से पहले आप हमारे चैनल राज अमेजिंग स्टडी को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो है जब भी मैं कोई नई ट्रिक्स बनाऊंगा तो आपको जो है ये ट्रिक्स आपको अपने आप आसानी से मिल जाएगी। और ये जो हमने एक जो ऑनलाइन क्लास शुरू की है, ये ऑनलाइन क्लास शुरू में हमारे जो जूनियर हाई स्कूल के बच्चे हैं, माध्यमिक के बच्चे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये हमारे ट्रिक्स जो है कारगर सिद्ध होगी। और मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और क्योंकि ये हमने अपनी क्लास शुरू की है, अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ सुधार हो सकता है तो आप अपने सुझाव दें, कमेंट करें। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम आज अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो है दिल्ली सल्तनत के राजवंशों के बारे में। तो आज मैं उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक अगली जो ट्रिक्स लेके आया हूं, गुलाम वंशी शासकों को याद करने की ट्रिक्स। तो देखिए साथियों, गुलाम वंशी शासकों को याद करने की ट्रिक्स लेके आया हूं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत का पहला जो राजवंश है, दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजवंश है वो है गुलाम वंश। आपने पढ़ा कि जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी अपनी सेना में जो उसने अपनी सेना तैयार की थी वो पहले गुलामों की सेना तैयार की थी। इसीलिए भारत में या दिल्ली में आप ये कहेंगे कि जो पहला वंश तैयार हुआ वो, क्योंकि आपने देखा मोहम्मद गौरी के मरने के बाद, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उत्तराधिकारी ना होने के कारण अब जो सेना जो उसकी पद को संभालेगा वो कौन होंगे? वो गुलाम होंगे। तो इसीलिए मोहम्मद गौरी के मरने के बाद जो सेना के जो यानी कि उसकी सेना को संभालने वाले जो मेन जो लोग थे वो थे गुलाम। इसीलिए भारत में पहला जो दिल्ली सल्तनत का जो वंश आया उसका नाम पड़ा गुलाम वंश। अब गुलाम वंश में आप देखेंगे जो मोहम्मद गौरी का सबसे वफादार जो सेनापति था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के बाद, क्योंकि इन्होंने जो अपनी राजधानी यानी कि जो शासन प्रक्रिया शुरू की वो लाहौर से की। मोहम्मद गौरी क्योंकि लाहौर से ही शासन कर रहा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मेन उसका उत्तराधिकारी बना। और यहीं से उसने भारत में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसका कार्यकाल 1206 से 1210 था। इसने भारत में अपने नाम के आगे से ही आपने कुतुब मीनार का निर्माण किया। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किया। अलाउद्दीन का आप देखेंगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। और इसके साथ में ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। और ये इसकी खासियत क्या थी कि ये लाखों का दान देता था। जैसे गुलाम था, आपने देखा कि जो गरीबी से निकल के आता है तो उसके दूसरों की मदद भी करना चाहता है। तो ये क्या है, अपने कमजोर गरीबों को देखता था, तो लाखों का दान करने के कारण ही इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और दूसरी इसमें इसकी खासियत थी कि ये जो कुरान की आयतें थी, कुरान की आयतों को बहुत सुरीले अंदाज में पढ़ता था। सुरीले अंदाज में पढ़ने के कारण इससे कुरान ख्वां कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां कहा गया। और दिल्ली में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इसका बाद में जो 1210 ईस्वी में पोलो चौगान खेलते में घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद यानी कि आप देखेंगे 6 महीने आराम शाह ने गद्दी संभाली। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन बना? इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटा के 1211 ईस्वी में आपने देखा 25 साल भारत पर राज किया। 25 साल कुतुबुद्दीन
यानी कि इल्तुतमिश ने भारत पर राज किया। इसने क्या करा, 40 सरदारों का गठन किया। और अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको कहा जाएगा इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक शासक था, इसी ने जो है लाहौर से दिल्ली में जो है दिल्ली सल्तनत का जो की संस्थापक वास्तव में जो था इल्तुतमिश था। इसने 40 सरदारों का गठन किया और तांबे का जीतल और चांदी का टंका चलाया। यानी कि मुद्राएं इसने चलाने का काम किया। और इसने जो कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार के आगे की निर्माण प्रक्रिया को इसने काम किया। और इसी के समय में आपने देखा मंगोलों का भारत में आक्रमण हुआ था, इसने मंगोलों की कोई मदद नहीं की। मंगोलों की कोई मदद नहीं की। यानी कि अब इसके बाद आया रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी में। अब देखिए इसके बाद देखिए की साइलेंट है रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में 1240 ईस्वी में 4 साल तक शासन किया। रजिया सुल्तान आप समझ लीजिए कि मध्यकाल की पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने भारत पर राज किया। और ये शासिका ऐसी थी कि जो मर्दों के अंदाज में आती थी, टोपी और काबा पहन के आती थी। और आपको मालूम है कि अमीर जितने भी सरदार थे वो सब रजिया सुल्तान के, क्योंकि रजिया सुल्तान शरीयत और जो धर्म के अगेंस्ट कपड़े पहनावा उनका था, तो इसलिए अमीर कुछ जो वहां के जो दिल्ली के जो अमीर सरदार थे वो रजिया को पसंद नहीं करते थे। तो जाहिर सी बात है जब कोई स्त्री जब शासन करेगी, और उस समय का टाइम था, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाएगी। और क्योंकि धर्म के भी वो अगेंस्ट चल रही थी, इसलिए ज्यादा समय तक शासन न करने के कारण बहराम शाह के शासकों ने, यहाँ आपने जगह कैथल है जिसे पलवल की तरफ माना जाता है, जो हरियाणा का क्षेत्र है, वहीं पे ये आराम कर रही थी और बहराम शाह के डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी। 1240 से ये 2 साल तक शासन किया इसने बहराम शाह ने। इसके बाद शासक आया अलाउद्दीन महसूद, ये भी ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आया। नासिरुद्दीन महमूद को जो शासक बनाने में योगदान था गयासुद्दीन बलबल का। गयासुद्दीन बलबल ने इसको नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाया। और एक रूप से ये कहता था नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाया। और नासिरुद्दीन महमूद जो था बलबन का दामाद था। गुलाम शासकों में योग्य जो शासक थे उनमें बलबन ही एक ऐसा था जिसको शासक बनने की जो तमन्ना अधूरी रह गई थी। तो इसने इसको गयासुद्दीन बलबल को रास्ते से हटा के गयासुद्दीन बलबल जो है नासिरुद्दीन महमूद का एक काम और है, इतिहास में आप पढ़ेंगे तो सही कहा, इसका जो गुजारा था वो टोपी सिलने का था। टोपी सिल के अपना गुजारा करता था, टोपी सिलता था ये, ठीक है। अब गयासुद्दीन बलबन ने जो है नासिरुद्दीन महमूद को हटा के, और क्या हुआ, दिल्ली का सुल्तान बलबन बना। और बलबन जब सुल्तान बना तो इसने नवरोज त्योहार की स्थापना की, भारत में नवरोज त्योहार की स्थापना की। और सिजदा और पायबोस, यानी कि ये क्या था, एक ऐसा शासक था जो यानी कि शासन के लोगों को चलाने के लिए एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक राजा को ऐसा होना चाहिए कि वो प्रजा उससे क्या है, डरे, ठीक है। और इसने एक राजत्व का सिद्धांत लागू किया। राजत्व का सिद्धांत के अंतर्गत ये था कि यानी प्रजा को रक्षा करने के लिए, यानी प्रजा की रक्षा करने के लिए अल्लाह ने किसको भेजा है, अल्लाह ने सुल्तान को भेजा है। और प्रजा अगर सुल्तान को परेशान करती है या सुल्तान के बारे में गलत सोचती है, इसका मतलब वो अल्लाह के बारे में गलत सोच रही है। यानी कि इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने अपना संपर्क एक अल्लाह से कर लिया। यानी कि एक राजा है वो सीधे किसका उत्तराधिकारी है, वो खुदा का या भगवान का उत्तराधिकारी है। इस सिद्धांत सिजदा और पायबोस, इसने अपना सुल्तान का कद बढ़ाने के लिए अपने दरबार में व्यवस्था बढ़ाई, सिजदा और पायबोस। सिजदा का मतलब होता है, सिजदा के कोई यानी कोई भी आएगा वो उन्हें सिजदा करेगा, इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से सिजदा करेगा। पायबोस मतलब कदमों में बैठ जाएगा और उनको चूमेगा हाथों को। यानी कि
सिजदा और पायगोश की व्यवस्था है, यानी कि राजा का कद और कैसे बढ़े, इसके लिए व्यवस्था गयासुद्दीन बलबन ने की। और गयासुद्दीन बलबन का पुत्र जो है मंगोलों के आक्रमण के कारण मारा गया, जिसके बाद धीरे धीरे वो अब भी आंतरिक रूप से कमजोर हो गया और बलबन भी मारा गया। बलबन की मृत्यु हो गई 1287 में। इसके बाद आप देखेंगे कैकोबाद आया 1287, ये आपने 1290 तक शासन किया इसने। इसके बाद शमसुद्दीन कैमुमर्स आया 1290 के बाद। इसके बाद आपने देखा खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी ने क्या हो, इनका तख्ता पलट करके गुलाम वंश को हटा के एक नया वंश शुरू हुआ जिसका नाम था खिलजी वंश। तो अब देखिए, आपको मैंने यहां से बताया कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट किया और कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट किया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर शमसुद्दीन कैमुमर्स तक याद करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत आसान ट्रिक बनाई है, जिसको आप आसानी से एक दो बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगी कि आखिर हम गुलाम वंश के शासकों को कैसे याद किए। उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, करो ना आराम इतना। करो ना कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम का मतलब आराम शाह, करो ना आराम इतना। इतना इल्तुतमिश रुई, यहां रुई तक पढ़ लीजिए, ठीक है। रुई के बाद फिर एक इस की को मैंने साइलेंट कर दिया है, की करो ना आराम इतना रुई की के बाद रजाई बाहर ना आ गया, रजाई बाहर ना आ गया कैकू क्यों। तो दो रजाई से रजिया सुल्तान हो गया, बाहर से बहराम शाह हो गया, और आ से आ ना गया, आ से अलाउद्दीन महसूद शाह हो गया, ना से नसरुद्दीन महमूद हो गया, गया से गयासुद्दीन बलबन हो गया, और कैमुमर्स, यानी कि हम कह रहे हैं करो ना आराम इतना रुई की, रजाई बाहर ना आ गया कैकू। कैकू को बता रहा है क्यों, सही बात है ना, रजाई बाहर ना आ गया हो क्यों। तो ऐसे करके आप जो है इस ट्रिक को आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप दोस्तों, आप लोगों को मेरी ट्रिक्स ये कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी, या अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रिक्स हमें रोज मिले, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर से कल एक और नई ट्रिक के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।